लोग बात कर रहे थे कि नागरिकता से संबंधित हमने सभी आर्टिकल्स को तो देख लिया, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद आखिर नागरिकता लोगों को कैसे प्राप्त होगी, है ना। तो इसके लिए हमने कहा कि जन्म के आधार पे, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, देशीकरण के आधार पे आपको नागरिकता मिल जाएगा, है ना। तो वही सब हम लोग देखने वाले हैं आज कि आखिर जन्म के आधार पे, या फिर कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के बाद से हम लोग नागरिकता किस किस प्रकार से देते हैं लोगों को, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 26 जनवरी 1950। एक डेट ले लेंगे 26 जनवरी 1950 का, है ना भाई। इसके बाद से आखिर नागरिकता किस किस प्रकार से दिया जाता है ना। 26 जनवरी 1950 के बाद से नागरिकता, है ना। तो 26 जनवरी 1950 के बाद से नागरिकता कैसे दिया जाता है, इसको कैसे समाप्त किया जाता है ना। ये सारे विषय हम लोग देखने वाले हैं कि इसको कैसे दिया जाता है, कैसे समाप्त किया जाता है, वंश के आधार पर नागरिकता क्या होता है, देशीकरण और रजिस्ट्रेशन क्या होता है ना। तो ये सारे प्रावधान हम लोग देखने वाले हैं आज यहाँ पे, ठीक है भाई। तो अब देखिए हम लोग क्या बताने वाले, मतलब क्या सीखने वाले हैं कि हमारी जो संसद है, समझ गए, 26 जनवरी 1950 के बाद हमारी जो संसद है, कौन है हमारी संसद, यह हमको नागरिकता दिलाती है। क्या दिलाती है? नागरिकता दिलाती है। मतलब हमें नहीं, जो बाहर के लोग हैं इस प्रकार से जो नागरिकता ले रहे हैं, या इन लोगों की जो नागरिकता समाप्त की जाएगी, इससे संबंधित मैं बात कर रहा हूं, है ना। तो संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955, 1986, इसके बाद आप देखेंगे कि 2003, 2005, है ना भाई। इसके अलावे आप देखेंगे कि शायद 2009, है ना, शायद नहीं, 2005 के बाद सीधे 2019। इसमें हमने नागरिकता अधिनियमों को पास किया और इसको संशोधित भी किया कई दफा, है ना। तो वर्तमान में हम सभी लोगों को नागरिकता किस प्रकार से मिलती है भाई? हम सभी लोगों को नागरिकता अधिनियम 1955 के माध्यम से हम सभी को नागरिकता इसी के माध्यम से मिलता है ना। नागरिकता अधिनियम 1955 के माध्यम से। तो चलिए भाई अब हम लोग ये देख लें कि आखिर जन्म के आधार पर नागरिकता किस किस प्रकार से मिलता है ना। क्या देखने वाले हैं? जन्म के आधार पर नागरिकता, जन्म के आधार पर, ये आधार लिखा हुआ है भाई, जन्म के आधार पर नागरिकता को समझने वाले हैं। तो देखिए 26 जनवरी, ऐसा लिख देता हूं, 26/1/1950 से लेकर के आप समझेंगे कि 1 जनवरी 1987 तक अगर आपका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हो गया, क्या हो गया? भारत के राज्य क्षेत्र में किसी का जन्म हो गया, राज्य क्षेत्र में जन्म हो गया, तो जन्म होने मात्र के आधार पर नागरिकता दे दी जाती थी, है ना। नागरिकता दे दी जाती थी यहाँ पे, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या है भाई कि यहाँ पे स्वतः नागरिकता मिल जाता था, ठीक है ना, 1 जनवरी 1987 तक। किंतु दूसरा प्रावधान इसमें एक संशोधित होके आया कि 1 जनवरी
1987 से लेकर के 1 जनवरी 1987 से लेकर के अगर आपका जो जन्म है क्या बोलते हैं 3 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ हो, है ना, तो आपको नागरिकता थोड़ा सा डिफरेंट प्रकार से दिया जाता था। इस बीच में आपको नागरिकता थोड़ा सा डिफरेंट प्रकार से दिया जाता था। इसमें होता ये था कि आपके माता अथवा पिता में से एक अभिभावक, ऐसा कह सकते हैं कि एक आपके जो अभिभावक हैं, अभिभावक इनका जन्म जो है, इनका जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। इनका जन्म कहाँ हुआ हो? अविभाजित भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। अविभाजित भारत के राज्य क्षेत्र में इनका जन्म हुआ हो, है ना। एक अभिभावक का तात्पर्य है कि मेल हो अथवा माताजी हो अथवा पिताजी हो, मेल अथवा फीमेल कोई भी अगर एक अभिभावक आपका भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है तो उसको, तो इस प्रकार से आपको नागरिकता यहाँ पे मिल जाती थी। ये जरूरी कर दिया गया, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि 3 दिसंबर 2004 से इसमें कुछ और परिवर्तन किया गया है ना। यहाँ पे 3 दिसंबर 2004 यहाँ से आपके लिए थोड़ा सा और परिवर्तन किया गया। यहाँ पे कहा गया कि आपके एक जो गार्जियन है ना, पेरेंट्स, एक पेरेंट्स तो आपके भाई कहाँ के राज्य क्षेत्र में जन्मे हो? भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हो, आजादी से पहले भारत से संबंधित हो। इसके बाद यह भी एक प्रावधान यहाँ से लिया गया कि आप अवैध प्रवासी न हो। भारत में आप क्या हो? आप अवैध प्रवासी न हो। अवैध प्रवासी न हो तो आपको यहाँ पे नागरिकता प्रदान कर दिया जाएगा। तो ये जन्म के आधार पर नागरिकता हमने बताया। क्या बताया? जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे मिलता है भाई? तो अगर 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के बाद से लेकर के 1 जनवरी 1987 तक आपका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हो गया, जैसे आप अमेरिका से 2 कपल आए और उनका एक बेबी बॉर्न हो गया, ठीक है, तो उसको भारत का नागरिकता दिया जाता था। लेकिन लोगों ने सोचा कि ये सही नहीं है, ये थोड़ा सा बेकार है हमारे लिए, क्योंकि ऐसे तो बाहर से बहुत से लोग आएंगे और भारत की नागरिकता मिल जाएगी उनको। इसलिए आगे चल के इसमें तय हुआ कि एक पेरेंट्स आपका 1 जनवरी 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ हो तो आपका एक पेरेंट्स माता अथवा पिता में से अविभाजित भारत के राज्य क्षेत्र में उसका जन्म हुआ हो, ये जरूरी हुआ। इसके बाद 3 दिसंबर 2004 से ही एक चीज और एड ऑन किया गया कि आप भारत के क्षेत्र में अवैध प्रवासी न हो, और इस प्रकार से आपको जन्म के आधार पर नागरिकता दे दिया जाता है ना। तो इसका आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको आगे का प्रावधान बताता हूं वंश के आधार पर। चलिए भाई, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वंश के आधार पर नागरिकता। किस आधार पर नागरिकता? वंश के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर नागरिकता, है ना भाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वंश के आधार पर नागरिकता किस प्रकार से दिया जाता है हमारे भारत में, ठीक है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि खाड़ी देश, यूरोप, ऐसे देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि खाड़ी देशों में चले गए थे, यूरोप में चले गए थे, है ना, यूरोप में चले गए थे, एंग्लो अमेरिका में चले गए। कहाँ चले गए? एंग्लो अमेरिका चले गए, है ना। या इसके अलावे आप पाएंगे कि ये बहुत सारे लोग लैटिन अमेरिका में चले गए। कहाँ चले गए? बहुत सारे लोग आप पाएंगे कि लैटिन अमेरिका में चले गए, है ना। भारत के बहुत सारे लोग लैटिन अमेरिका में चले गए और इतने सारे देशों में चले गए। अब देखिए
ये लोग जब लैटिन अमेरिका या यूरोप या खाड़ी देशों में गए तो इन्होंने धीरे धीरे कर लिया वहीं पे वंश वृद्धि, विवाह आदि करने के बाद इन्होंने वंश वृद्धि कर लिया, समझ गया ना, इन्होंने शादी विवाह कर लिया और वंश वृद्धि कर लिया, है ना। इन भारतीय लोगों ने अपना वंश वृद्धि कर लिया। तो इनको अब नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त हो भाई, तो इनको नागरिकता प्राप्त होता था वंश के आधार पर। किस आधार पर, वंश के आधार पर। ये उन भारतीयों का बात हो रहा है, समझ गए, जो कि ये ऐसे भारतीय लोगों का बात हो रहा है जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ हो। ऐसा लिख सकते हैं, बॉर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया, बॉर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया, है ना भाई, बॉर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया, जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ हो, ऐसे लोगों का यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आखिर इनको नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त हो, है ना। तो आप पाएंगे कि 26 जनवरी 1950 से लेकर के और 10 दिसंबर 1992 तक वंश के आधार पर नागरिकता किस प्रकार से मिलता था। 26 जनवरी 1950 से लेकर के 10 दिसंबर 1992 तक, है ना। ये वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलता था कि अगर आपके पिता कहाँ के हों, पिता भारतीय मूल के हों, पिता अगर भारतीय हो, पिता का जन्म अगर भारत में हुआ हो तो ये नागरिकता दे दिया जाता था। लेकिन इसमें आगे चल के लगा कि भाई ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और हमारा संविधान समानता का बात करता है, यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, समझ गए। तो 3 दिसंबर 2004 से इस प्रावधान में थोड़ा सा परिवर्तन आया। कब, 3 दिसंबर 2004 से इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया और इसमें तय हुआ कि मेल अथवा फीमेल, माता अथवा पिता में से कोई भी अगर भारत का नागरिक है रहा है तो उसको क्या दे दिया जाएगा, नागरिकता दे दिया जाएगा, है ना। और इसमें यह भी तय किया गया कि जिस बच्चे का जन्म हुआ है ना, इन मेल और फीमेल ने जिस बेबी को जन्म दिया, इसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर इनको क्या करना होगा, नागरिकता के लिए फाइल करना होगा। 1 वर्ष के भीतर संबंधित अधिकारी से नागरिकता का मांग करना होगा, है ना। नागरिकता के लिए एप्लीकेशन दे करके रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो वंश के आधार पर इस प्रकार से नागरिकता हमारे यहाँ दिया जाता है ना भाई। तो जन्म के आधार पे और वंश के आधार पे नागरिकता आप लोग पढ़ चुके। अब आगे मैं आपको बताने वाला हूँ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता, है ना। तो देखिए अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता। गर्मी बहुत अधिक है। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता, किसके माध्यम से नागरिकता भाई, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता। तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता अगर कोई प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि भारत से बाहर का व्यक्ति है। कहाँ का व्यक्ति है, भारत से बाहर का व्यक्ति है ना। ये तो तुरंत फिक्स हो जाता है भाई कि कोई व्यक्ति भारत से बाहर से है तभी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता का मांग कर रहा है ना। तो इसमें यह है कि कोई दूसरे देश का व्यक्ति अगर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर रहा है तो उसको क्या क्या करना होगा, है ना। तो नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले जब वो एप्लीकेशन फाइल करेगा, एप्लीकेशन फाइल करने के
7 वर्ष पहले से, 7 वर्ष पहले से भारत में निवास करता हो, है ना, कहाँ निवास करता हो, भारत में निवास करता हो, तो इसको क्या दे दिया जाएगा भाई, नागरिकता दे दिया जाएगा, है ना। दूसरा बात, भारत में किसी भारतीय से विवाह कर लिया हो, है ना, भारत में ये व्यक्ति ही हो अथवा सी हो, लड़का हो अथवा लड़की हो, किसी भारतीय से विवाह कर लिया हो, किसी भारतीय से विवाह कर लिया हो, है ना, तो इसको क्या दिया जाएगा, यहाँ का रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता दे दिया जाएगा। एक और चीज आता है PIO के माध्यम से, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्या, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO, PIO आप लोग लिख लेंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसके आधार पे नागरिकता किस किस प्रकार से प्राप्त होता है भाई लोगों को, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि PIO के माध्यम से नागरिकता इस प्रकार से प्राप्त होता हो कि कोई भी व्यक्ति, लड़का हो लड़की हो, ही सी हो, इनके पेरेंट्स का जन्म, पेरेंट्स का जन्म अविभाजित भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, कहाँ हुआ हो, अविभाजित भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, है ना भाई, तो इनको नागरिकता दे दिया जाता है PIO के माध्यम से, और इस प्रकार से, समझ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग नागरिकता का प्रावधान करते हैं, है ना। अब देखिए आगे का प्रावधान मैं आपको बताऊं, उसके पूर्व आप लोग एक स्क्रीनशॉट कर लें। अब देखिएगा, नेचुरलाइजेशन के माध्यम से, देशीकरण के माध्यम से नागरिकता किस प्रकार से दिया जाएगा, देशीकरण अर्थात नेचुरलाइजेशन के माध्यम से नागरिकता, है ना, देशीकरण के आधार पर नागरिकता किस प्रकार से दिया जाएगा भाई, तो आप लोग सीधा साधा एक बात जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति, देशीकरण का अर्थ क्या होता है, पहले देशीकरण का अर्थ देखिएगा। मान के चलिए कि आप जो हमारे व्यूअर हैं, ये इस क्षेत्र से उठा करके आपको कश्मीर में भेज दिया जाए अथवा गुजरात में भेज दिया जाए, तो धीरे धीरे आप ढोकला खाने के लिए आपका मुंह उस तरह का हो जाएगा कि ढोकला ही मांगेगा, समझ गए। इसके बाद आपका मस्तिष्क थोड़ा सा व्यापारी किस्म का हो जाएगा, खरीदना बेचना आपको बहुत अच्छे से आने लगेगा, प्रोडक्ट को बनाना भी आने लगेगा, आप गुजराती भाषा भी सीख जाएंगे, कुल मिलाकर के गुजरात की संस्कृति के साथ आप ढल जाएंगे। तो इसी प्रकार से कोई व्यक्ति जो लंबे समय से किसी देश में रह गया हो, है ना, कोई व्यक्ति जो लंबे समय से किसी देश में रह जाए, है ना, किसी देश में निवास कर ले, है ना, तो वह व्यक्ति वहां की संस्कृति के साथ घुल मिल जाता है। क्या हो जाता है भाई, संस्कृति के साथ घुल मिल जाता है। इसी को हम लोग देशीकरण बोलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से देशीकरण के माध्यम से नागरिकता किस प्रकार से दिया जाएगा भाई भारत में, तो वह व्यक्ति किसी ऐसे देश से संबंधित न हो, वह व्यक्ति जो ये चाहता है देशीकरण के माध्यम से नागरिकता, किसी ऐसे देश से संबंधित न हो जो देशीकरण के माध्यम से नागरिकता के खिलाफ हों, है ना।
नागरिकता के खिलाफ हो भी सकता है भाई। मान के चलिए कि चीन के लोग अगर भारत में आने लगे बहुत ज़्यादा मात्रा में, और चीन को लगने लगे कि नहीं नहीं नहीं, अब हमारे जो व्यक्ति हैं ये भारत में जा करके बसने लगे हैं, यानी हमारा जो वो विकास कर सकते थे वो भारत में जा करके विकास कर रहे हैं, तो रोको, इस तरह का कार्य मत करो। अगर ऐसा कोई प्रावधान रखने वाला देश है तो हम लोग उस व्यक्ति को नागरिकता नहीं देते हैं, है ना। दूसरा प्रावधान क्या है भाई, कोई भी व्यक्ति 12 माह से भारत में निवास करता हो, 12 माह से भारत में निवास करता हो, भारत में निवास करता हो, है ना, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी पद पर हो, तो भी उसे हम लोग नागरिकता दे सकते हैं, है ना। अच्छा, अब देखिए, या अंशतः दोनों हो, ऐसा भी कह सकते हैं कि अंशतः दोनों हो, अंशतः दोनों हो, तो भी वह नागरिकता के लिए देशीकरण के माध्यम से एलिजिबल है। अच्छा, पिछले 14 में से 11 वर्षों तक भारत में निवास किया हो ना, तो पिछले, ऐसा लिख लीजिए, पिछले 14 में से 11 वर्षों तक भारत में निवास कर चुका हो, है ना, तो हम लोग जान जाएंगे कि हाँ भाई ये कोई आतंकवादी प्रकृति का व्यक्ति नहीं है, इसको हम लोग भारत से इसको प्रेम है तो इसको भारत का नागरिकता हम लोग दे सकते हैं, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं, है ना। अच्छा, इसी क्रम में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पद पर अगर काम किया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी पद पर काम किया है, तो इसके लिए तो भाई सोने का पर सुहागा जैसी स्थिति है, इसको हम लोग नागरिकता दे देंगे। अच्छा, अब एक और बात है कि भारत की 8वीं अनुसूची, है ना, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की किसी भाषा का अगर कोई व्यक्ति ज्ञान रखता हो, है ना, जो संवैधानिक भाषाओं का 22 संवैधानिक भाषाओं का जिक्र करते हैं, तो अगर कोई इसका ज्ञान रखता हो तो भी हम लोग उसको एलिजिबल मानते हैं देशीकरण के माध्यम से नागरिकता देने का, है ना। इसके बाद देखिए, वो व्यक्ति अच्छे चरित्र का हो, कैसा हो, वह व्यक्ति अच्छे चरित्र का हो, अच्छे चरित्र का हो, और भविष्य में देश सेवा करना चाहता हो, है ना, भविष्य में क्या करना चाहता हो, देश सेवा करना चाहता हो, है ना, कि अब हम इंडिया का किसी प्रकार से सेवा करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग इस देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान कर देते हैं, है ना भाई। तो ये देशीकरण के माध्यम से नागरिकता का प्रावधान था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करें। मैं थोड़े देर के लिए हट रहा हूँ स्क्रीन के सामने से। चलिए, अब हम लोग आगे का प्रावधान देखते हैं, है ना भाई, कि नागरिकता जो है ना, नागरिकता ये वर्तमान समय में कैसे मिलता है ना भाई, यह वर्तमान समय में किस प्रकार से मिलता है, यह नागरिकता वर्तमान में कैसे मिलता है लोगों को, ये प्रश्न होना चाहिए। क्योंकि हम लोग आर्टिकल 5, 6, 7, 8 और 9 में देख चुके हैं कि भाई संविधान लागू होने के समय संविधान सभा ने ही नागरिकता दे दिया लोगों को, है ना। तो कोई व्यक्ति नागरिकता अभी कैसे प्राप्त कर सकता है भाई,
वर्तमान में कैसे प्राप्त कर सकता है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 के माध्यम से। किस माध्यम से? नागरिकता अधिनियम 1955 के माध्यम से। यहाँ पे कैसे कैसे? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के आधार पर, इसके अलावा देशीकरण के आधार पर। ये तीनों बात आपको मैंने बता दिया है कि नहीं है? यहाँ पे मैंने ये तीनों बात आपको बता दिया था पहले ही, है ना। अब देखिए, हमारी जो संविधान सभा थी, कौन सी सभा थी हमारी? संविधान सभा। इस संविधान सभा ने हमारे यहाँ के उस समय के नागरिकों को मतलब समझिए कि संविधान लागू होते समय कौन कौन नागरिक होगा यह तय कर दिया, है ना। संविधान लागू होते समय कौन कौन नागरिक होगा, लागू होते समय कौन कौन यहाँ का नागरिक होगा यह तय कर दिया, है ना भाई। कौन कौन नागरिक होगा यह बात तय कर दिया पहले ही, है ना। और इसी संविधान सभा ने संसद को अधिकार दिया, संसद को अधिकार दिया आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 के माध्यम से। आर्टिकल्स पढ़ा चुका हूं भाई आपको। इसमें लिखा हुआ है कि संसद जैसे चाहे नागरिकता के प्रावधानों को अदल बदल पलट कुछ भी कर सकती है ना। तो भविष्य में नागरिकता कौन देगा? भविष्य में नागरिकता से संबंधित अधिकार संसद के हाथ में है, आर्टिकल 10 और 11 के माध्यम में, है ना। ये बात मैं आपको बता चुका। अब आगे देखिए, अगर ऐसा हो कि भविष्य में कोई क्षेत्र, भविष्य में भारत किसी क्षेत्र को एक्वायर करे, है ना, किसी क्षेत्र को क्या करे? अर्जित करे, तो क्या उस क्षेत्र के सभी लोग, उस क्षेत्र के सभी लोग नागरिक होंगे क्या? सभी लोग भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेंगे क्या? क्या उस क्षेत्र के सभी लोग भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेंगे? मैंने पीछे आपको बताया भी है कि भारत ने बहुत सारे क्षेत्रों को अर्जित किया है। जैसे उदाहरण में पौंडीचेरी का मैंने आपको उदाहरण दिया था, है ना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, अगर किसी क्षेत्र को भारत में मिलाया जाता है ना, किसी क्षेत्र को भारत में अगर मिलाया जाए, भारत में मिलाया जाए, है ना भाई, तो नागरिकता किस प्रकार से दिया जाएगा लोगों को, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मान के चलिए कि ये आपका इंडिया था, है ना, ये आपका इंडिया है, और आप पाते हैं कि इस इंडिया में एक छोटा सा ऐसा क्षेत्र है, कोई ऐसा क्षेत्र है जिसे कि आपने क्या कर लिया? अर्जित कर लिया, है ना। तो अर्जित किए हुए इस क्षेत्र को, इसको इंडिया में मिला लिया। एक बार को मान के चलो कि पाकिस्तान को ही इंडिया में मिला लिया, या जो सरक्रिक क्षेत्र का भी वो तो खैर पानी दलदल है, तो मान लो कि पाकिस्तान को ही मिला लिया, तो क्या वहां के सभी नागरिक, तो क्या ये जो नया क्षेत्र आपको दिख रहा है, यहाँ के सभी व्यक्ति, सभी लोग भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेंगे क्या? भारत के नागरिक हो जाएंगे क्या? तो नहीं होंगे भारत के नागरिक। इसका जवाब यही है कि सभी लोग नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई? तो इसलिए नहीं होंगे कि जब भी देश किसी क्षेत्र को अर्जित करेगा, है ना, तो अर्जित क्षेत्र के लिए नागरिकता से संबंधित कोई कानून लाया जाएगा। क्या किया जाएगा भाई? नागरिकता से संबंधित कोई क्या लाया जाएगा भाई? कानून लाया जाएगा। और इस कानून में कुछ नियम होंगे, है ना, कुछ नियम होंगे व कुछ
शर्तें होंगी कि भाई इनको अगर आप पूरा करते हैं, इन नियमों को, इन शर्तों को, तो ही आप हमारे भारत के नागरिक बन पाएंगे, है ना भाई। इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने जब पांडिचेरी को एक्वायर किया था, पांडिचेरी को हम लोगों ने अपने क्षेत्र में अर्जित किया था वर्ष 1962 में 16 अगस्त के दिन, तो वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, पांडिचेरी नागरिकता आदेश आया था। क्या आया था? नागरिकता आदेश, पांडिचेरी नागरिकता आदेश, या ऐसा लिख सकते हैं पुडुचेरी नागरिकता आदेश, क्योंकि इसका नाम बदला गया था ना। तो यहाँ पे क्या आया था? पुडुचेरी नागरिकता आदेश 1962, है ना। आदेश 1962 आया था, और वहां पे तय हुआ था कि भाई कौन कौन से लोग भारत के नागरिक होंगे, कौन कौन से लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे। तो हमने बताया कि इस किसी नए क्षेत्र को भारत ने अर्जित किया है ना, तो यहाँ के सभी लोगों को नागरिकता आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है? आपके मन में यही प्रश्न होगा। लोग तो सभी हैं, लेकिन मान के चलिए कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारे लोग मूल रूप से यहाँ के मूल निवासी नहीं होंगे, है ना। यहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर के आए हुए होंगे, बाहरी लोग होंगे, है ना। कुछ लोग व्यापार के लिए आए होंगे, कुछ लोग टूरिस्ट बन करके आए होंगे। क्या बन करके आए होंगे? पर्यटक बन करके आए होंगे, और कुछ लोग यूं ही आ गए होंगे। तो मान के चलिए कि यहाँ पे संख्या थी 10,000 की, है ना। ये जो अर्जित क्षेत्र हुआ इसकी संख्या 10,000 की थी, तो इसमें बाहरी लोगों की संख्या मान लीजिए 2,000, व्यापार करने आए हुए लोग 1,000, और पर्यटक मान के चलिए कि यहाँ पे 1,000 हो गए। तो ये तो 4,000 लोग बाहरी लोग हो गए ना। 4 के ये जो लोग हैं ये बाहरी लोग हो गए। तो इन बाहरी लोगों को हम लोग नागरिकता क्यों दें? तो इन्हें नागरिकता नहीं मिलती। जो मूल रूप से यहाँ के होंगे, क्या? जो मूल रूप से यहाँ के होंगे, मूल रूप से इस क्षेत्र के जो होंगे, उन्हीं लोगों को हम लोग क्या देंगे? नागरिकता, है ना भाई। उन्हीं लोगों को हम लोग क्या देंगे? नागरिकता दे देंगे। तो यहाँ पे आप अर्जित क्षेत्र के विषय में भी जान गए। थोड़ा सा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करें भाई। एक और बात मैं आपको बताता चलूं। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई क्या नागरिकता सिर्फ व्यक्ति को प्राप्त होती है या फिर संस्था को भी प्राप्त हो सकती है ना। यहाँ पे क्या प्रश्न उठता है कि ये जो नागरिकता की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या यह नागरिकता केवल किसी व्यक्ति मात्र को प्राप्त होगी? व्यक्ति अर्थात ह्यूमन, क्या यह सिर्फ ह्यूमन को प्राप्त होगी अथवा यह किसी संस्था को भी प्राप्त हो सकती है ना भाई। तो क्या यह किसी संस्था को भी प्राप्त हो सकती है क्या? तो इसका जवाब है कि नहीं भाई, संस्था को यह प्राप्त नहीं होगी। ये नागरिकता जब भी प्राप्त होगी तो ह्यूमन को ही प्राप्त होगी, है ना। संस्था को हम लोग किस प्रकार का अधिकार देते हैं भाई? तो संस्था को हम लोग देते हैं विधिक अधिकार। कौन सा अधिकार देते हैं? विधिक अधिकार देते हैं और कानूनी अधिकार देते हैं। विधिक प्लस कानूनी अधिकार। और व्यक्ति को हम लोग सभी प्रकार का अधिकार दे करके रखते हैं, है ना भाई। इनको सभी प्रकार का अधिकार हम लोग नहीं देते हैं। अब देखिए, क्या नागरिकता को समाप्त भी किया जा सकता है? अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इस नागरिकता को समाप्त भी किया जा सकता है क्या? नागरिकता समाप्त हो सकता है क्या? ये क्वेश्चन मार्क लगा करके रख लीजिए। क्या नागरिकता आपका समाप्त हो सकता है? तो अगर किसी व्यक्ति को जन्म से नागरिकता प्राप्त है ना, अगर किसी व्यक्ति को जन्म से नागरिकता प्राप्त हो, है ना, जन्म से नागरिकता प्राप्त हो, तो इसकी नागरिकता को कोई भी व्यक्ति या संस्था कभी भी समाप्त नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति या संस्था समाप्त नहीं कर सकती, है ना भाई। संस्था का मतलब, व्यक्ति का मतलब कि प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी नहीं कर सकते। संस्था का मतलब राज्यसभा और आपकी लोकसभा भी आपकी नागरिकता को समाप्त नहीं कर सकती है ना। अब देखिए,
अगर आप स्वयं नागरिकता समाप्त करना चाहें, समझ गए, तो स्वयं नहीं, मान के चलिए कि कोई सरकार अगर स्वयं नागरिकता समाप्त करना चाहे, आपका कोई सरकार स्वयं से चाहे कि आपकी नागरिकता को हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, है ना, तो यह भी संभव नहीं है ना, यह बात भी संभव नहीं है। नागरिकता तब सवाल उठता है कि जब कैसे भी समाप्त नहीं होगा तो आखिर नागरिकता समाप्त होगा अथवा नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि नागरिकता समाप्त होगा उनका जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता प्राप्त किया हो। किस माध्यम से? रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता प्राप्त किया हो, और उनका जिन्होंने देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त किया हो, है ना। तो जिन्होंने देशीकरण और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता प्राप्त किया है, उनकी नागरिकता अवश्य समाप्त की जा सकती है। उसके लिए भी कुछ आधार होंगे, ये नहीं कि उनको आप जबरदस्ती बाहर फेंक दें। तो उन आधारों को भी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। तो अब हम लोग नागरिकता की समाप्ति को भी देख लें, है ना भाई। किसको देख लें? नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता की समाप्ति आखिर किस किस प्रकार से होगी, ये हम लोग थोड़ा सा देख लें, है ना भाई। तो व्यक्ति द्वारा अपनी नागरिकता का स्वयं अगर परित्याग कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? व्यक्ति द्वारा अपनी नागरिकता का स्वयं परित्याग कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? स्वयं परित्याग कर दिया जाए, तब यह नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके पूर्व भी, स्वयं नागरिकता त्यागने के पूर्व भी दो चीज होना चाहिए। एक तो यह व्यक्ति वयस्क हो। क्या हो भाई? यह व्यक्ति वयस्क हो। वयस्क का मतलब यह हुआ कि यह अपने पूर्ण क्षमता का विकास कर चुका हो। वयस्क का मतलब क्या हुआ? यह अपनी पूर्ण क्षमता का विकास कर चुका हो, है ना। वयस्क का मतलब यही होता है कि पूर्ण क्षमता का विकास कर लिया हो, है ना। और इस व्यक्ति के एप्लीकेशन को संबंधित अधिकारी, एप्लीकेशन को संबंधित अधिकारी स्वीकार कर लें, है ना। भारत सरकार के नागरिकता संबंधित अधिकारी क्या कर लें? इसे स्वीकार कर लें। अब देखिए, स्वीकार शब्द आया तो क्या ये अस्वीकार भी कर सकते हैं? तो बिल्कुल। अगर मान के चलिए कि किसी देश से युद्ध चल रहा हो, है ना भाई, तो युद्ध चल रहा हो और आपके ऊपर अगर उनको शक हो कि आप सूचना को शत्रु तक पहुंचाएंगे, सूचना को कहां तक पहुंचाएंगे? सूचना को आप शत्रु देश तक पहुंचाएंगे, है ना। या युद्ध में आपने शत्रु का मदद अगर करके रखा है और अब आप भागना चाहते हैं, तो आपके जो ये एप्लीकेशन है इसको अस्वीकार किया जा सकता है ना भाई। अब सवाल होगा कि अगर ये व्यक्ति वयस्क है और तो इस वयस्क व्यक्ति की शादी भी हुई होगी। अगर इसकी शादी हो गई है तो यह व्यक्ति, इसकी वाइफ भी होगी ना, इसकी पत्नी भी होगी, तो इस पत्नी का भी कैसे होगा? इसका नागरिकता कैसे होगा? तो यह व्यक्ति, यह जो वयस्क व्यक्ति नागरिकता समाप्त कर रहा है, यह अपने साथ अपनी पत्नी के लिए भी एप्लीकेशन फाइल करेगा। क्या करेगा? एप्लीकेशन देगा, और इसके साथ इसका नागरिकता समाप्त होगा। अब इसमें एक और बात आता है कि वयस्क है, शादी ब्याह हुआ है, तो इसका बच्चा भी होगा। क्या होगा? बच्चा होगा। और यह बच्चा कैसा रहा हो? मान के चलिए कि यह अवयस्क रहा हो। अवयस्क का मतलब होता है 18 वर्ष से कम का रहा हो। तो इस बच्चे को तो समझदारी नहीं है कि इसको भारत का नागरिकता छोड़ना चाहिए अथवा नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन इसका जन्म कर्म सब भारत में हुआ है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक अधिकार, इसके लिए एक रास्ता खोल करके रखा हुआ है कि यह अवयस्क बच्चा जैसे ही वयस्क हो जाए, यह क्या हो जाए? जैसे ही वयस्क हो, है ना। यह व्यक्ति जैसे ही वयस्क हो, वयस्क होने के 1 वर्ष के भीतर, क्या 1 वर्ष के भीतर
अगर यह भारत की नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कर दे, भारत की नागरिकता हेतु क्या कर दे, नागरिकता हेतु रजिस्ट्रेशन कर दे, तो इसको हम लोग नागरिकता हेतु एलिजिबल मानते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग नागरिकता प्रदान करवा देते हैं, है ना भाई। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया स्वयं से परित्याग करने का। अब देखिए, देशी मान के चलिए कि किसी व्यक्ति ने देशीकरण या पंजीकरण के माध्यम से, यहाँ पे देखेंगे किसी व्यक्ति ने देशीकरण अथवा पंजीकरण के माध्यम से, है ना, किसी दूसरे देश का अगर नागरिकता ले लिया, किसी दूसरे देश का अगर नागरिकता ले लिया, किसी दूसरे देश की नागरिकता अगर प्राप्त कर ली इस व्यक्ति ने, है ना, तो इस व्यक्ति की भारत की जो नागरिकता थी यह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। भारत की इसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। जोड़ो भाई इसको आर्टिकल 9 से, आर्टिकल 9 में जोड़ोगे तो वहां पे एकल नागरिकता का बात किया हुआ है कि नहीं है भाई। तो इसकी नागरिकता यहाँ पे स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अच्छा, एक तीसरा प्रावधान भी होता है कि भारत सरकार के द्वारा अगर आपको वंचित किया जाए, क्या किया जाए आपको, थोड़ा सा एक कलर चेंज करता हूं भाई, अगर आपको भारत सरकार के द्वारा ही क्या किया जाए, वंचित किया जाए, नागरिकता से वंचित किया जाना, है ना, तो ये नागरिकता से वंचित भी किया जाता है क्या भाई, इसको तीसरा कारण लिखना, इसको दूसरा प्रकार लिखना, और नागरिकता खोने का इसको सॉरी इसको पहला प्रकार लिख लेना, है ना, उसको दूसरा प्रकार लिख लेना, ये तीसरा प्रकार मैंने लिख ही दिया, है ना। तो अगर भारत सरकार को लगे, भारत सरकार आपको वंचित क्यों करेगी, अगर भारत सरकार को लगे, भारत की सरकार इसको लगे कि आपने नागरिकता अवैध तरीके से ली है, नागरिकता कैसे ली है, नागरिकता अवैध तरीके से ली है, तो आपका नागरिकता समाप्त होगा। दूसरा, नागरिकता प्राप्त करने समय आपने गलत जानकारी दी हो, करते वक्त, करते समय आपने क्या की हो, गलत जानकारी दी हो, है ना, या आपने असंवैधानिक तरीके का प्रयोग किया हो, क्या हो, असंवैधानिक तरीके का प्रयोग किया हो, असंवैधानिक तरीके से नागरिकता प्राप्त की हो, है ना, तो आपकी नागरिकता को हमारी सरकार क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है ना। और एक और बात है कि यहाँ पे मैं आगे बढ़ा रहा हूं, नागरिकता प्राप्त करते समय, नागरिकता प्राप्त करने के पूर्व पिछले 5 में से 2 वर्ष आप जेल में रहे हो, है ना, तो भी आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इसके अलावे क्या पॉइंट है भाई, इसके अलावे यही पॉइंट है कि आप युद्ध के समय शत्रु देश को सूचना पहुंचा रहे हो, है ना, युद्ध के समय क्या किए हो, शत्रु देश को सूचना पहुंचाए हो, है ना, या किसी भी प्रकार से शत्रु देश का मदद किए हो, तो आपको नागरिकता से क्या किया जा सकता है, नागरिकता से आपको वंचित किया जा सकता है। इस प्रकार से समझ गए भाई। तो ये नागरिकता से संबंधित प्रावधान आपको बताया मैंने, समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से फंडामेंटल राइट्स पे बात करने वाले हैं, मूल अधिकारों पे बात करने वाले हैं, संविधान के भाग 3 पे बात करेंगे, आर्टिकल 12 से लेके
35 तक का चर्चा परिचर्चा हम लोग शुरू करेंगे। संविधान के पहले और दूसरे भाग को हमने समाप्त कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत प्यारी लगी होगी। तो इस क्लास को बढ़िया से आप लोग सपोर्ट कीजिए, इसको बढ़िया से शेयर वेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।